कंफ्यूजन 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 अगेन, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, फिर भी लोग कंफ्यूज है कि भाई मुझे इन्वर्टर लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर। ये सवाल बहुत बड़ा है और बहुत ज़रूरी है। हर कोई के लिए नॉन इन्वर्टर नहीं है और हर किसी के लिए इन्वर्टर एसी नहीं है। ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं कि अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादातर आपको अप्लायंसेस में देखने को मिलती है। मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, वो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है, फ्रिज है, वो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है। तो आखिरकार ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद हमें इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर पे चलते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों कि कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करके जितनी ज़रूरत है उतना काम करो। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पहले बहुत अच्छा नहीं है, कोई शुरू में बहुत होशो हवास में यूट्यूब का ही ले लूँ कि बहुत सारे वीडियो बना देगा, फिर भाई ठंडा होकर सो जाएगा कि अब तो चैनल चल रही है चलो चलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है, तो वो काम इन्वर्टर करता है। कभी भी उसका कंप्रेसर या जो वो है वो बंद नहीं होता है। ठीक है, वहीं नॉन इन्वर्टर क्या करता है, आपको जो कूलिंग कैपेसिटी चाहिए वो आपने कई बार रेफ्रिजरेटर में ढक से आवाज़ सुनी होगी, ठर से मोटर स्टार्ट होती है और ठर से बंद होती है। वैसे ही एसी में होता है, ठर से मोटर स्टार्ट होगी, आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा और बंद होगा, फिर चालू होगा, बंद होगा, फिर चालू होगा, और कई समय के बाद जाकर उसमें आवाज़ भी आने लगती है नॉन इन्वर्टर में। ठीक है, क्योंकि वो कई बार जो है वो झटके लगते हैं उसमें। वो झटके लगने की वजह से दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो उसमें मोटर बंद होता है कंप्लीट और चालू होता है, जबकि इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर में चलता रहता है, उसमें स्पीड कम या ज्यादा होती है जरूरत के हिसाब से। तो इन्वर्टर आप समझ गए कि इन्वर्टर में कभी भी पावर कट ऑफ नहीं होगा। पावर कट ऑफ नहीं होने का एक फायदा, आप बोलेंगे पावर कट ऑफ नहीं हो रहा है तो बिजली ज्यादा खर्च करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जब भी दोस्तों आपने 24 डिग्री पे फॉर एग्जांपल आपने एसी रखा है और इन्वर्टर है, तो वो कूलिंग स्लो करेगा। वो पहले से ही 5वीं गियर में गाड़ी नहीं चलाएगा, जैसे गियरलेस गाड़ी पहले से ही दौड़ती है वैसे नहीं। वो धीरे धीरे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में पहुंच के स्मूथ गाड़ी चलाएगा। तो उसमें एवरेज भी ज्यादा आएगी, मतलब कि आपका फ्यूल बचेगा। ठीक है, लेकिन गियरलेस गाड़ी है, वो पहले से ही आपको 100 की स्पीड देनी है तो फटाक से निकल जाएगी, मतलब कि वो आपका तेल ज्यादा जलाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जलाएगी। इसी तरीके से नॉन इन्वर्टर में क्या होता है कि जब आपको 24 पे करना है तो वो 5 मिनट में 24 डिग्री आपका पहुंचा देगा। आपका रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 32 पे, तो 24 पे पहुंचाने में 5 ही मिनट लेगा, लेकिन वो पावर कंजप्शन बहुत हाई लेगा, पूरा आपका पीक लेगा और फिर नीचे बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही वो टेम्परेचर 25-26 पहुंचा, फिर से वो आपका आपका कंप्रेसर चालू होगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो आपकी जो लाइफ लाइन है वो एसी बनेगी, हल्की हल्की वाली नहीं बनेगी, एसी बनेगी। समझे आप? तो ये नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर में क्या होगा कि हल्का सा वो धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा और धीरे धीरे वो नीचे आएगा। ऐसे आपको स्लोप देखने को मिलेगा, और कभी जीरो तक तो पहुंचेगा ही नहीं, बीच में से वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो ग्राफ है उसकी मदद से मैंने आपको बताया कि कैसे इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काम करती है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में झटके नहीं लगते, पावर कंजप्शन तेज नहीं होता, लेकिन कूलिंग जो है थोड़ा लेट होता है। जैसे वो 5 मिनट में आपका रूम 24 डिग्री पर ले आ रहा था नॉन इन्वर्टर, तो इसको लाने में 8 मिनट या 9 मिनट लग सकते हैं। लेकिन इसका उपाय है, क्योंकि एसी की सीरीज चल रही है, आप BLDC फैन लगाइए और एक एसी लगाइए और दोनों को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कूलिंग जबरदस्त मिलेगा। फैन इस्तेमाल किनको करना है किनको नहीं करना है वो आई बटन में मैंने दोस्तों वीडियो डाला है, वो जाकर देखिए। क्योंकि अब जो है आपको ये सब कुछ टेक्निकल समझ के, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आजकल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो 10 रुपये यूनिट है, तो आप बिजली के बिल में पैसे बचा लेंगे, तो वही आपका जो है इन्वेस्टमेंट करने में कहीं पर पैसा काम आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी समझने के बाद कि इन्वर्टर एसी किन लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इन्वर्टर एसी जो है वो एक सिलेक्टिव चॉइस भी है। आपको बहुत जल्दी कूलिंग चाहिए, फास्ट कूलिंग चाहिए और आपकी बिल की परवाह नहीं है, तो आप नॉन इन्वर्टर ले सकते हैं, क्योंकि वो उससे इन्वर्टर से फास्ट कूलिंग करेगा और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन आपको तो परवाह नहीं है, आपके पास पैसे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा बिजली का बिल जो है वो काफ़ी कम आना चाहिए, अच्छा खासा इससे बचेगा पैसा आपका, तो और कूलिंग मुझे ठंडक चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कि चिल्ड हो जाना है फटाफट, नॉर्मल ठंडक मुझे आसानी से धीरे धीरे देगा, चलेगा मुझे, तो आप इन्वर्टर के लिए जा सकते हैं। ये हुआ बाई चॉइस, पहला ये आपकी चॉइस हुई। अब चॉइस के बिना भी ये कुछ लोगों को ज़रूरत है कि वो नॉन इन्वर्टर में जाए। कौन लोग नॉन इन्वर्टर में जाए? ज़्यादातर दोस्तों हैवी ड्यूटी एसीज जो कि मित्सुबिशी है, ओ जनरल है, वो अपने मॉल में, छोटे मॉल हैं, छोटे शॉपिंग सेंटर हैं, ऐसी जगहों पर लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, क्यों?
और वो भी नॉन इन्वर्टर लगाएंगे, इन्वर्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्वर्टर तो उससे भी महंगा आता है। और जनरल के 2.5 टन का एसी तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास आता है, ठीक है। तो ये सब देखना होता है, तो उस हिसाब से जो है ये लोग एसी लगवाते हैं, नॉन इन्वर्टर लगवाते हैं, और एसी ब्रांडेड हैवी ड्यूटी का लगाते हैं, क्योंकि उनको लंबे समय तक एसी को इस्तेमाल करना है। नॉन इन्वर्टर दोस्तों क्यों लगाना है? नॉन इन्वर्टर की, जैसे मैंने आपको बताया, कूलिंग फास्ट करता है और कंटिन्यूअस कूलिंग करता रहता है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो ये शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, शॉप्स है, उसमें आप लगा सकते हैं। या आपका हॉल बहुत बड़ा है, जैसे 20 बाय 15 का हॉल है या 30 बाय 10 का हॉल है, मतलब बंगले में रह रहे हो, बहुत बड़ा हॉल है, तो आप 2 टन के 2 एसी लगाओगे, और वो भी नॉन इन्वर्टर लगाओगे। और कई बार ओपन किचन होता है, किचन में भी ठंडी हवा जानी चाहिए, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप नॉन इन्वर्टर एसी को प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि आपको एसी कूलिंग ज़्यादा करनी है, जल्दी करनी है और दूर तक भेजनी है। इन्वर्टर एसी क्यों शॉप्स या यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि दोस्तों शॉप्स है, मॉल है, उसमें दरवाज़ा बार बार खुलता है, बार बार बंद होता है, जिससे लीकेज हवा होती है, और वो अपनी कंटिन्यूअस कंप्रेसर पे चलता ही रहता है। इन्वर्टर एसी तो वैसे भी चल रहा है, और वो कभी आपको वो कूलिंग चाहिए, वो जो ठंडी हवा चाहिए, वो कभी दे नहीं पाएगा। इसलिए इन्वर्टर एसी जो है ऐसी जगह पर बेस्ट है। अब उलट चले जाते हैं, हम बेडरूम में यूज़ करते हैं तो दोपहर को सोने के लिए या रात को सोने के लिए करते हैं, तो बेडरूम्स वगैरह में या रूम्स वगैरह में या किड्स रूम में, या आपकी कोई ऑफिस है, जैसे सीए की ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, या खुद की पर्सनल ऑफिस है, या कोई ऑफिस में चैम्बर्स हैं जो बिल्कुल ग्लास एयर टाइट है, तो उनके लिए इन्वर्टर एसी सही है। क्यों? क्योंकि वो एक निर्धारित सेल्सियस पे छोड़ के आप छोड़ दोगे, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। स्टार्ट कीजिए आप 24 पे, उसके बाद आप उसके एसी के टेम्परेचर को या तो घटा सकते हैं, 26-28 कर सकते हैं, वो आपको ठंडक देता ही रहेगा, क्योंकि उसका कंप्रेसर बंद नहीं होगा। उसकी वजह से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी आपकी बचेगी। तो इस तरीके से दोस्तों कमरे के लिए या ऑफिस के लिए आप इन्वर्टर एसी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन उसकी साइज सही होनी चाहिए। साइज का वीडियो हमने बना दिया, वो जाकर देखिएगा, बिकॉज हमने स्टेप बाय स्टेप सारे कवर किए हैं, और स्टार भी कौन सा लेना है वो पिछला वीडियो ही हमने बनाया है। अब दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ कमरों के लिए इन्वर्टर एसी नहीं लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। अब वो कौन से कमरे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका छत का बिल्कुल टॉप फ्लोर है, और छत पे ना चाइना मोज़ेक लगी है, ना आपके घर में कुछ भी, मतलब कि वो कहते हैं ना आजकल सोलर पैनल लगती है, तो कुछ भी छांव जो है वो आपकी छत को नहीं मिल रही, और डायरेक्ट सनलाइट आपकी छत पे आ रही है, पहली चीज़। दूसरी, आपका दरवाज़ा बार बार खुल रहा है। और तीसरी चीज़ कि हो सकता है कि आपका 3 फेसिंग या 2 फेसिंग या 4 फेसिंग सनलाइट हो कमरे की। आपकी किस तरीके से बंगला है, विला है, डुप्लेक्स है या फ्लैट है, वो आप देख लीजिए। जितना सन एक्सपोजर ज़्यादा, उतना कमरे में गर्माहट ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहने के लिए आपको नॉन इन्वर्टर लेना ही बेटर ऑप्शन है। प्लस फोर्थ, जिनके यहाँ बहुत सारे जो है लीकेजेस होते हैं, ठीक है, लीकेजेस की वजह से एसी जो है वो फटाफट ठंडा करती है, फटाफट निकल जाती है। तो इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग कैपेसिटी इतनी फास्ट होगी कि वो आपको फटाफट ठंडा करेगी, वापस कट ऑफ होगी, वापस कट ऑन होकर आपको ठंडा करती रहेगी। तो ये 4 कंडीशन देख लीजिए, उसमें से जितना आपका मिल रहा है उस हिसाब से आपको देखना है। अगर आपके सनलाइट है या ऐसी लीकेजेस हैं तो आपको नॉन इन्वर्टर में जाना चाहिए, इन्वर्टर में नहीं जाना चाहिए, भले ही आप बेडरूम के लिए ही एसी क्यों ना ले रहे हो। अब दोस्तों एक और बात है, इन्वर्टर जब मार्केट में आया था तो मैं तकरीबन 2017 में मैंने इन्वर्टर एसी लिया माइडिया कंपनी का, उसका वीडियो भी हमने डाला है, और मेरे घर में 3 माइडिया है के एसी हैं, वो सारे रिव्यू मैंने आपको चैनल पे दिया है, जाकर देखिएगा। तो तीनों इन्वर्टर हैं। तो इन्वर्टर एसी तब मैं लेने निकला तो मेरे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा इन्वर्टर एसी नहीं लेना चाहिए। उसका एक रीज़न ये है कि इन्वर्टर एसी में जो पीसीबी आती है वो ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, पहली चीज़, और दूसरा कि उसकी कॉस्ट जो है, रिपेयरिंग कॉस्ट और पीसीबी की कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से लोग इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी का एसी है वो नहीं लेते। लेकिन मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया, पीसीबी पे कम से कम वारंटी 5 साल की अगर मिल रही है तो आप इन्वर्टर के लिए जा सकते हैं। कम से कम 3 साल तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। पर मैं कहूँगा 5 साल की अगर पीसीबी पे वारंटी मिल रही है आपको तो इन्वर्टर एसी आप ले सकते हैं और ख़राब नहीं होते। लेकिन पीसीबी को बचाने के लिए एक अच्छी कंपनी का एक स्टेबिलाइजर आप लगाइए, जिससे पावर फ्लक्चुएशन की वजह से ही ज़्यादातर पीसीबी ख़राब होती है।
तो वो 5 साल की वारंटी में होगी तो बदल दी जाएगी। लेकिन पावर फ्लक्चुएशन की वजह से उनको सिस्टम में लगाने के बाद पता चला कि पावर फ्लक्चुएशन की वजह से पीसीबी बिगड़ी है, वारंटी में होने के बाद भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। और पीसीबी का खर्चा 10 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में आएगा। डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का कितना महंगा एसी है। 25,000 का एसी होगा तो उसकी 10,000 की पीसीबी आएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ एसी की कॉस्ट का पीसीबी आपको लगेगा, ऐसा आप मान के चलिए। 60,000 65,000 का है तो वो 20-25,000 का भी पीसीबी आ सकता है। ये एक था कि काफ़ी समय से लोग इन्वर्टर पे भरोसा नहीं करके नॉन इन्वर्टर ले रहे थे, लेकिन मैंने तो दोस्तों इन्वर्टर भरोसा किया और रिव्यू आपके सामने है। तो इन्वर्टर पे भरोसा किया जा सकता है, काफ़ी पैसे बचाए जा सकते हैं। बिकॉज अगर 5 साल आपकी एसी चल गई तो वो सारे पैसे वसूल कर देगा, और उसके बाद अगर ख़राब भी होती है 15-20 हज़ार का खर्चा भी आता है, तो आप खर्चा ना करके एक नया एसी 30-35 हज़ार का ले सकते हैं, जो वायबल ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि फिर से अगेन वो आपके इलेक्ट्रिसिटी में 5 साल के अंदर मैं मानूं तो कम से कम 15,000 रुपये आपके बचाकर आपको दे देगी। तो दोस्तों किसको लेना चाहिए इन्वर्टर, किसको नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर के क्या फायदे, नॉन इन्वर्टर के क्या फायदे, नॉन इन्वर्टर के क्या नुकसान, इन्वर्टर के क्या नुकसान, मैंने आपको बता दिए। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। नॉन इन्वर्टर में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा है, ठीक है, ये एक उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन रिपेयरिंग कॉस्ट और पीसीबी की कॉस्ट काफ़ी कम है, प्लस उस पर वारंटी आपको ज़्यादा मिलती है। इन्वर्टर पे वारंटी कम मिलती है, पीसीबी खराब होने के चांस ज़्यादा है और रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो दोनों तरफ एक एक बड़ा बड़ा डिसएडवांटेज है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉइस करते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, उस हिसाब से आपको सही चॉइस कर लेना चाहिए आपके घर के लिए एसी। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप हमें फॉलो कर लीजिए। और लिंक के प्रोडक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से परचेस करने पे हमें थोड़ा सा कमीशन मिलेगा और आपको ढेर सारा फायदा और प्यार मिलेगा हमारी तरफ से। तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही।